रीना पहले से ही सारी तैयारियां कर चुकी थी। उसने अपने बैग से एग्रीमेंट के पेपर्स निकाले और बीना जी के सामने रख दी। ये पेपर्स हैं, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। बीना जी ने उस एग्रीमेंट को देखा और ज्यादा कुछ पढ़े बिना ही उस पर साइन कर दिया। रीना ने तुरंत ही अपनी मैनेजमेंट टीम से बोलकर उनके अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर करने के लिए कहा और कुछ ही मिनटों में बीना जी के अकाउंट में 50 लाख क्रेडिट हो चुके थे। उन्होंने जैसे ही उस अमाउंट को देखा, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, 50 लाख आ गए मेरे अकाउंट में। थैंक यू। आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हैं? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आपने मेरी लाइफ ही बदल दी। इतना बोलकर रीना ने अपना हैंडबैग उठाया, अपने सनग्लासेस लगाए और स्माइल करते हुए वहां से चली गई। वो जैसे ही अपनी कार में बैठकर वहां से निकली, उसने सबसे पहले आरव को कॉल किया। वहीं आरव अपने होटल के रूम में आराम से बैठकर शेयर मार्केट की न्यूज देख रहा था। जैसे ही रीना का कॉल आया, उसने तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो बॉस, हमारा प्लान काम कर गया। बीना जी मान गई। ये सुनते ही आरव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। उसने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करके सोफे से टिक गया। उसकी आंखें नम हो गई थी और एक आंसू की बूंद निकलकर उसके चेहरे तक पहुंच गई। उसने जल्दी से अपने इमोशन कंट्रोल किए। थैंक्स रीना, तुम अदिति का ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आरव सोफे पर बैठा अदिति के बारे में सोच रहा था। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद वो उठा और तैयार होकर सीधे निधि के रूम की तरफ चला गया। उसने जैसे ही डोर नॉक किया, निधि ने दरवाजा खोले बिना ही अंदर से आवाज लगाई। कौन है? मैं हूँ आरव। मैं सोच रहा था हम लंच करने कहीं बाहर चलते हैं। आरव ने निधि की जम्हाई की आवाज सुनी तो उसे समझ में आ गया कि निधि अभी सोकर नहीं उठी थी। ठीक है, तुम हाफ एन आवर रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। आरव ने ओके कहा और अपने रूम में जाकर न्यूज देखते हुए उसका वेट करने लगा। इंतजार करते करते 1 से 2 घंटे हो गए थे। निधि अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। आखिरकार 3 घंटे बाद निधि अपने रूम से बाहर निकली और आरव के रूम पहुंची। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। निधि बोल तो सॉरी रही थी, लेकिन उसकी हरकतों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सॉरी फील कर रही है। आरव ने भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर कुछ देर बात करने के बाद दोनों होटल से बाहर आ गए थे। हम लंच के लिए कहाँ जा रहे हैं? यहाँ एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है, दलीला पैलेस। मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, लेकिन हम काफी लेट हो चुके हैं, तो शायद ही वहाँ कोई खाली टेबल मिलेगी। ये सब वहाँ जाकर देख लेंगे। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। जैसे ही आरव और निधि दलीला पैलेस पहुंचे, उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखा तो पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था। आरव इधर उधर देख रहा था। तभी एक वेटर उनके पास आया। स्माइल करते हुए आरव और निधि को गुड आफ्टरनून विश किया। सॉरी सर, सारी टेबल बुक हैं। प्लीज आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। आरव वेटर की बात सुनकर उससे कुछ बोल ही रहा था कि तभी निधि ने एक टेबल की तरफ इशारा किया। वो उस तरफ एक टेबल खाली है। सॉरी मैडम, वो टेबल पहले से ही बुक है। कुछ ही देर में वो भी फुल हो जाएगी। ये सुनकर निधि थोड़ा नाराज हो गई थी। बचपन से आज तक वो जहाँ भी गई थी, उसे कभी इंतजार नहीं करना पड़ा था, और यहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए उसे वेट करना पड़ रहा था। निधि घूरकर वेटर की तरफ देखने लगी। मैं उस टेबल पर बैठने जा रही हूँ। वे लोग जितना पे करेंगे, मैं उसका डबल पे कर दूंगी। इतना बोलकर निधि उस तरफ बढ़ने लगी थी कि तभी वेटर ने उसे रोक दिया। मैडम आप प्लीज समझिए, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मैं 10 टाइम्स ज्यादा पैसे दूंगी। अब तो खुश हो ना? अब जाने दो मुझे। निधि वेटर की बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। 1-2 बार आरव ने निधि को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। जब वेटर ने देखा कि निधि उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो उसने अपने मैनेजर को ही बुलाना सही समझा। कुछ देर बाद एक घुंघराले बालों वाला इंसान उनके पास आया। वो दिख भारी भरकम रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। हेलो मैडम, हमें बहुत खुशी हुई हमारे रेस्टोरेंट में इतनी खूबसूरत लेडी आई है। लेकिन मैडम आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर मैं तुरंत ही आपके लिए हमारी बालकनी की बेस्ट व्यू टेबल बुक कर दूंगा। निधि का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने आरव की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था वो आरव से कह रही हो कि वो पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लेगी। आरव बिल्कुल शांत अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। उसे शांत खड़ा देख निधि तो गुस्से से लाल हो गई थी। सच में उसके चेहरे का गोरा रंग लाल हो चुका था और उसने ड्रेस भी रेड पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा लाल टमाटर आरव के पास खड़ा हो। निधि आरव को थोड़ा साइड में ले गई। तुम मुझे यहाँ डेट के लिए लेकर आए हो और मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं टेबल के लिए लड़ाई करूं और तुम बस मजे लेते रहो। सुनो, मैं वेट नहीं करूंगी।
अगर ये सब 3 साल पहले होता तो आरब भी निधि की तरह ही लड़ रहा होता, लेकिन अब वो बहुत बदल चुका था। अमीर घर के बच्चों को हमेशा ये लगता था कि वो अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। निधि के इतना बोलने के बाद भी आरब बिल्कुल शांत खड़ा था और बहुत ही धीमी आवाज में उसकी बात का जवाब दे रहा था। ये छोटी बात है तृप्ति, अगर यहाँ कोई खाली टेबल नहीं है तो कुछ देर हम लोग इंतजार कर लेते हैं। तृप्ति नाम सुनते ही एक पल के लिए निधि यहाँ वहां देखने लगी। फिर उसे याद आया कि आरब के लिए तो वही तृप्ति है। अच्छा, अगर तुम्हें ये बात छोटी लग रही है तो तुम इसे सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते? और अगर तुमसे ये नहीं होगा तो सॉरी, मैं अपने डैड से बोल दूंगी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना। मुझे तो लगा था कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए, लेकिन मैं ही गलत थी जो तुम पर विश्वास करने लगी। हालांकि आरब खुद ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इस मोमेंट पर रिश्ता खत्म नहीं कर सकता था, नहीं तो अमीश आरब की कोई हेल्प नहीं कर पाता। ठीक है, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। आरब मैनेजर के पास गया और कुछ देर तक दोनों बात करने लगे। निधि को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आरब का फेस देखकर उसे लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही सीरियस टॉक कर रहे थे। फिर अचानक मैनेजर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए निधि के पास आया। ओके मैडम, आप लोग वहाँ जाकर बैठिए और लंच का मजा लीजिए। निधि ये देखकर हैरान हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि कुछ देर पहले मैनेजर वेट करने के लिए बोल रहा था, अब अचानक वो मान कैसे गया। आरब ने उस टेबल की तरफ इशारा करते हुए निधि को वहां से चलने के लिए कहा। फिर दोनों कॉर्नर टेबल के पास बैठ गए थे। आरव, तुमने उस मैनेजर से क्या कहा? वो तो 10 टाइम पैसे देने के बाद भी यहाँ बैठाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तुमसे बात करने के बाद वो तुरंत मान गया। मुझे बताओ ना, क्या कहा तुमने? ये बात जानने के लिए वो बच्चों की तरह जिद करने लगी थी। आरब ने उसे शांत किया और उससे झूठ बोल दिया। कुछ खास नहीं, मैंने उसे कहा कि इस टेबल पर आने वाले गेस्ट का मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा और उन लोगों के लिए 1 मंथ तक फूड फ्री रहेगा। बस इतना ही? आरब की बात सुनकर उसके अंदर का इंटरेस्ट ही चला गया था। उसे लग रहा था कि आरब ने उसके लिए पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया होगा। आरब ने अपनी नजरें नीचे की और मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान में एक चालाकी छुपी हुई थी। दरअसल उसने मैनेजर से कहा था कि ये लड़की एक सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रही है, शायद 1 महीने से ज्यादा नहीं बच पाएगी, इसलिए वो इस बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाया था। ये बात सुनकर मैनेजर को भी बुरा लगा और उसने उन्हें वो टेबल दे दी थी। हालांकि जो आरब ने निधि से कहा था वो झूठ नहीं थी, वो सच में उन गेस्ट का बिल पे करने वाला था, लेकिन आरब ने निधि को सिर्फ आधा ही सच बताया था। आरब स्माइल करते हुए निधि की तरफ देखकर खुद से ही बातें कर रहा था। सॉरी तृप्ति, अगर मैं ये होटल बुक नहीं करता तो तुम मुझसे शादी तोड़ देती, और अगर मैंने तुम्हें इस टेबल को बुक करने का पूरा सच बताया तब भी तुम रिश्ता तोड़ दोगी, इसलिए तुम बस खाने का मजा लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आरब और निधि को टेबल पर बैठते ही वेटर ने मेन्यू उनके हाथ में दे दिया। अगले ही पल निधि ने 6-7 डिशेस एक बार में ही ऑर्डर कर दिए। आरब निधि की ईटिंग कैपेसिटी से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए उसने अपने लिए भी 2 डिश और ऑर्डर की। फूड ऑर्डर करके कुछ ही मिनट बीते थे कि वो लोग आ गए जिन्होंने उस सीट को पहले से रिजर्व कर रखा था। वो एक कपल था, लड़की जिसकी एज 29 के आसपास थी और लड़का 38 के आसपास का लग रहा था। वो दिखने में सक्सेसफुल आदमी लग रहा था। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ देखा तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बोली, बेबी, तुमने तो कहा था कि तुमने सीट रिजर्व करवा रखी है। हाँ, मैंने करवा रखी थी, लेकिन पता नहीं फुल क्यों दिख रहा है। लेट मी आस्क द मैनेजर। और फिर वो दोनों मैनेजर से बात करने लगे। सर, आपका रेस्टोरेंट फुल क्यों है, जबकि हमने पहले से ही रिजर्व करवा रखा था? मैनेजर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर एंड मैम। उसके बाद मैनेजर आरब और निधि की तरफ इशारा करते हुए बोला, एक्चुअली आपकी सीट मुझे उस कपल को देनी पड़ी। मैनेजर की बात सुनकर लड़की को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, लेकिन क्यों? अगर हमने बुक करवा रखी थी तो आपने किसी और को क्यों दी? मैम, एक्चुअली बात ऐसी है कि वो लड़की बस कुछ ही दिन की मेहमान है। उन्हें एक बहुत सीरियस बीमारी है जिसमें उनके बचने के चांस ना के बराबर है, इसलिए ऐसे मौके पर हम उन्हें और सैड नहीं करना चाहते थे। मैनेजर की बात सुनने के बाद उस लड़की ने निधि को ध्यान से देखा और अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सीरियस बीमारी हो सकती है उस लड़की को? जरा आप उसे ध्यान से तो देखिए। उससे हट्टी कट्टी लड़की इस पूरे रेस्टोरेंट में कहीं दिख रही है क्या? मैम, हमें ऐसे ही बताया गया, इसलिए हमने वो सीट उन्हें दे दी। देखिए मैनेजर, ये जो भी मामला है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
आप इसे अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करो। हम तो बस इतना जानते हैं कि सामने सीट रिजर्व करवाई थी और हमें वो चाहिए। मैनेजर बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुका था। उसने उस कपल को समझाते हुए कहा, सर प्लीज आप ही मैम को समझाइए ना, आप जो कहेंगे हम आपके लिए करने को तैयार है। रेस्टोरेंट आपको फ्री मील देने के लिए भी रेडी है। आप कल परसों कभी भी आ सकते हैं जब आपका मन करे। नहीं नहीं सर, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हमने आज बुक करवाया है तो हम आज ही खाकर जाएंगे। प्लीज आप जल्दी करिए, क्योंकि फिर शाम को हमें म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए भी जाना है। लेकिन जब उस लड़के ने देखा कि मैनेजर कुछ भी कर पाने की सिचुएशन में नहीं था तो वो बोला, अगर आपको उनसे बात करने में अजीब लग रहा है तो क्या मैं जाकर उनसे बात करूं? ऑफ कोर्स बेबी, पूछ क्या रहे हो? चलो और उन्हें वहाँ से उठाओ। उसके बाद वो दोनों ही आरव और निधि के पास पहुंचे। हे, ये सीट हम लोगों ने रिजर्व करवाई थी, इसलिए आप लोगों को यहाँ से उठना होगा। ये सुनते ही निधि का मूड खराब हो गया। अभी तो वो दोनों जस्ट बैठे ही थे, वो बहुत भूखी थी और अभी खाने का एक निवाला भी उसके मुंह में नहीं गया था और ये लोग उसे उठाने आ गए थे। उसने सड़ा हुआ मुंह बनाकर आरव को देखा और बोली, तुमने तो कहा था कि तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, तो फिर ये सब क्या है? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। चुपचाप यहाँ से उठो और हमें बैठने दो। और तुम्हें जो भी बीमारी है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम बाहर का खाना खा रही हो और दूसरों की सीट्स छीन रही हो। तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो तुम और भी ज्यादा फैलती जाओगी। पहले तो निधि को बिलीव ही नहीं हुआ कि किसी ने उसे ऐसा कहा था। अपनी बॉडी पर कमेंट सुनना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। निधि गुस्से में लाल हो रही थी और फिर उसने भी उस लड़की को पलटकर जवाब दिया, तुम थोड़ा दूर खड़ी होकर बात नहीं कर सकती क्या? तुम्हारे मुंह से कितनी स्मेल आ रही है, और किसी के मुंह में घुसकर बात करना है तो कम से कम ब्रश तो कर लिया करो। निधि की बात सुनकर उस लड़की को और गुस्सा आ गया। उसे लगा कि एक तो इन लोगों ने उसकी सीट हड़प रखी थी और फिर ऐसा उल्टा सीधा भी बोल रही थी। मैं ब्रश जरूर करती, लेकिन अगर मुझे इंसानों से बात करनी होती तो तुम कम से कम खुद को मिरर में देखो तो सही कि कहाँ से तुम इंसान लगती हो। मैं तो हैरान हूँ कि इतना हैंडसम लड़का आखिर तुम्हारे साथ बाहर निकलने को रेडी कैसे हो गया। अब निधि को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। तभी उसने पानी से भरा हुआ ग्लास उठाया और उस लड़की के मुंह पर फेंक दिया। उस लड़की को बिलीव नहीं हो रहा था कि किसी ने भरे रेस्टोरेंट में उसके फेस पर पानी फेंक दिया। अब इनकी फाइट पूरे रेस्टोरेंट का हॉट टॉपिक बन चुकी थी। सब लोग इन्हें ही देख रहे थे और कुछ लोग अपना मोबाइल निकालकर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे। तभी उस लड़की ने गुस्से में कहा, कमीनी, तूने मुझ पर पानी फेंका। रुक, मैं तेरा वो हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तू पहले अपना मुंह देख। तुझे देखकर ही ऐसा लगता है कि तू इस बंदे की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मुझे लगता है कि अगर इसकी वाइफ को पता चलेगा तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। तभी उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा और बोली, क्या तुम बस देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? इसने मेरे ऊपर पानी फेंका, लगाओ इसके गाल पर एक तमाचा। हेलो लड़की, ये तुमने बहुत बड़ी बदतमीजी की है। चुपचाप मेरी गर्लफ्रेंड को सॉरी बोलो। क्या सॉरी? और मैं? तुम होश में तो हो ना? जब उनकी फाइट बढ़ने लगी तो रेस्टोरेंट का मैनेजर दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ और भी लोग हैं, प्लीज फाइट बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब आरव समझ गया कि यहाँ पर कुछ भी कहना बेकार था। उसने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और उस लड़के से बोला, तुम्हारा नाम शिवेन है ना, और तुम गैजल कॉस्मेटिक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो, राइट? आरव के मुंह से अपनी एग्जैक्ट आइडेंटिटी सुनकर वो लड़का हैरान था। वो अचानक रुक गया और बोला, तुम मुझे कैसे जानती हो? क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, हम मिले नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारा रेज्यूमे देखा है। उस लड़के को आरव की बात पर बिलीव नहीं हुआ और वो बोला, क्या बकवास है ये? मेरा रेज्यूमे सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट के पास ही है। ऐसे ही कोई भी मेरा रेज्यूमे नहीं देख सकता। अब जब निधि ने देखा कि वो लड़का आरव की बात सुन रहा था तो वो और भी फैलने लगी और अब वो उन्हें उकसाने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार थी। आई फकिंग डोंट नो आरव कि तुम क्या करते हो, लेकिन अगले 1 मिनट में ये दोनों मुझे यहाँ नहीं चाहिए। अगर निधि में एटीट्यूड था तो सामने खड़े लड़की भी कम नहीं थी। उसने जवाब में निधि को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, अगले 1 मिनट में तुम्हें हम दोनों नहीं चाहिए? हम कोई मच्छर है क्या कि तुम ऑल आउट ऑन करोगी और हम यहाँ से उठकर भाग जाएंगे? निधि के ऐसा कहने से वो लड़का भी ऑफेंड हो गया था। ए लड़की, बहुत हुई तुम्हारी बकबक, क्या तुम्हारे पास बेसिक मैनर्स भी नहीं है? उसके बाद वो आरव की तरफ मुड़ा और बोला, हाँ जी, तो आप क्या बोल रहे थे? आप मुझे जानते हैं, लेकिन इसका क्या प्रूफ है? देखो शिवेन, अगर तुम अभी का अभी यहाँ से चले जाओगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हारी जॉब भी सेफ रहेगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो।
आरव की बात सुनकर न जाने क्यों उस लड़के का गला सूखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये फाइट कंटिन्यू रखनी चाहिए या क्विट करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उस लड़के ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम एज में भी मुझसे छोटे हो और धमकी दे रहे हो। इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी मैनर्स सीखने की जरूरत है। वैसे आरव ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा था। उसने मोबाइल में एक नंबर डायल किया और बोला, हेलो, मैं आरव अंबानी बात कर रहा हूँ। मेरे सामने गेजल कॉस्मेटिक्स कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर शिवेन खड़ा है और उसने मेरी दोस्त के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। इतना बोलकर आरव ने कॉल कट कर दिया। उस कपल ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उन्हें लगा कि आरव डराने के लिए झूठी कॉल करने का नाटक कर रहा है। हो गया तुम्हारा, डरा लिया हमें। अरे हम कोई स्कूल के बच्चे दिखते हैं क्या जो तुम्हारे कॉल करने से यहाँ से भाग जाएंगे। उस लड़की को इतना बोलते ही उसके बॉयफ्रेंड का मोबाइल रिंग किया। जब उसने स्क्रीन पर नंबर देखा तो वो भागता हुआ साइड में गया और कॉल पिक करके बात करने लगा। हेलो सर, हाउ इज यू? अरे ये सब छोड़ो और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जॉब सेफ रहे तो उस इंसान से माफी मांगो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। कॉल पर बात कर रहा इंसान बहुत गुस्से में लग रहा था, जिससे वो लड़का काफी डर गया। यस सर, मैं अभी सॉरी बोलता हूँ उन्हें। आई एम सो सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मुझे सॉरी मत बोलो, उन्हें और उनकी फ्रेंड को बोलो, हरी अप। उस लड़के ने फोन काटा और भागते हुए आरव की तरफ आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कंटिन्यू निधि पर गुस्सा कर रही थी। एक्चुअली मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। पता है, जब दो घटिया लोग एक साथ मिलते हैं ना तो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसके बॉयफ्रेंड ने आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और आरव से बोलने लगा, आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचान पाया। प्लीज आप मेरी इस छोटी सी मिस्टेक को भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम निकलते हैं। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोली, अरे कैसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आज तो हम यही लंच करके। उसकी गर्लफ्रेंड आगे कुछ बोलती, उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के गाल पर एक जोर का तमाचा लगाया और गुस्से में बोला, सोच समझ कर बोलो, चुप, एकदम चुप। और इसके बाद वो आरव और निधि से बोला, सॉरी सर, सॉरी मैम, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के हाथों झापड़ खाने के बाद वो लड़की सन्न खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड को आखिर इतनी जल्दी क्या हो गया। बेबी तुमने मुझे क्यों मारा? वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की बात को सुने बिना वहाँ से निकलने लगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाई, बेबी रुको, मैं भी आ रही हूँ, प्लीज रुको। और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। अब जाकर निधि को चैन में चैन आया और वो रिलैक्स होकर बैठी। लेकिन तभी निधि ने आरव से पूछा, आरव तुमने किसको कॉल किया था जिससे वो लड़का इतना डर गया और उसे यहाँ से भागना पड़ा? 5 साल पहले मैं सेबियन ऑनर्ड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, जो कि एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक कंपनी है और गेजल कॉस्मेटिक्स कंपनी उसी के अंडर में आती है। उस टाइम मेरे पास काफी सारे लोगों के रिज्यूमे आए थे, उसमें से इस शिवेन का रिज्यूमे भी था। आरव की बात सुनकर निधि सरप्राइज थी। उसने कहा, अंबानी फैमिली में पैदा होने के क्या कमाल के फायदे हैं। तुम लोगों के सबऑर्डिनेट्स तो पूरी दुनिया में फैले हुए होंगे। तुम्हारा कोई भी काम बस एक कॉल में होता होगा। उसकी बात सुनकर आरव कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। तभी निधि वापस बोली, और मैं सरप्राइज हूँ ये सुनकर कि तुम्हें 5 साल पहले की बात एज इट इज याद है। मैं तो रात तक में ये भी भूल जाऊंगी कि हमने लंच में क्या खाया। इतना सब होने के बाद भी अगर भूल जाओगी तो फिर नहीं खाते हैं। आरव के जोक पर निधि हंसने लगी। वैसे अगर आरव को बंसल फैमिली की लड़की को इम्प्रेस करने का प्रेशर नहीं होता तो आरव कभी भी ऐसा नहीं करता। वो उन लोगों में से नहीं था जो अपनी पावर का मिसयूज करे। वैसे मुझे इससे भी ज्यादा याद रहता है। आरव की एक बात निधि के लिए जरूर शॉकिंग हो सकती थी, लेकिन आरव की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होने के पीछे एक खास वजह अंबानी फैमिली की ट्रेनिंग थी। अंबानी फैमिली को अपनी यंगर जनरेशन से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए उन्हें हर डिपार्टमेंट में स्पेशल ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता था। फैमिली के बीच किसी भी बच्चे को 15 साल के एज में ही बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए लगा दिया जाता था। उसके बाद वो लोग वहाँ जो भी सीखते थे उन्हें हमेशा याद रखना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो अपने ही कजन से पीछे छूट जाने का खतरा बना रहता था। इसलिए वहाँ का हर पर्सन किसी आम आदमी के कंपेयर में मेंटली बहुत स्ट्रांग होता था। ये तो बहुत इम्प्रेसिव क्वालिटी है तुम्हारी। आई बिलीव कि तुम बहुत आगे जाओगे। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। निधि के आगे जाने वाली बात पर आरव अपने ही ख्यालों में खो गया।
अगर आरब के साथ 3 साल पहले किसी ने वो ट्रिक ना की होती तो आज आरब फैमिली के बाकी लड़कों के कंपेयर में टॉप पोजीशन पर होता। लेकिन सच ये था कि अब वो बहुत पिछड़ चुका था और उसे सब कुछ फिर से स्टार्ट करना था। कभी कभी उसके दिमाग में उस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करने का थॉट भी आता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 3 सालों में सारे सबूत गायब हो चुके थे और इस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी उसका साथ देने को रेडी नहीं होता कि तभी वहां उनकी टेबल पर फूड आ गया और आरब वापस से प्रेजेंट में आया। मुझे लगता है कि खूबसूरत लड़कियों से ज्यादा तुम्हें फूड पसंद है। आरब ने सरप्राइज होकर निधि से पूछा। वो कैसे? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही थी, लेकिन तुम अपने ही थॉट्स में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही फूड की स्मेल तुम्हें आई तो तुम तुरंत थॉट से वापस आ गए। निधि की बात सुनकर आरब हंसने लगा। उसके बाद उन लोगों ने लंच किया और वहां से अपने होटल के लिए निकल गए। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद वो लोग शाम का एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए निकले। जब वहां पहुंचे तो आरब को वहां का माहौल बहुत पसंद आया। तुम्हें म्यूजिक और आर्ट कैसा लगता है? इंटरेस्टिंग। अच्छा म्यूजिक और अच्छा आर्ट पीस अंदर से हील करने का काम करता है। आरब की बात सुनकर निधि थोड़ी बहुत हैरान हुई, क्योंकि निधि म्यूजिक में और आर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। वो तो तृप्ति ने यहाँ की टिकट बुक करके उन दोनों को यहाँ भेजा था। तृप्ति आरब का इंटरेस्ट चेक करना चाहती थी। तृप्ति बेशक करोड़पति फैमिली से थी, लेकिन वो अपनी लाइफ में ऐसा बंदा नहीं चाहती थी जो सिर्फ काम करता हो और करोड़ों कमाता हो। उसे अपने पार्टनर में रोमांटिक और आर्टिस्टिक एंगल भी चाहिए था। वहां पहुंचकर टिकट चेक करवाने के लिए जब वो लोग लाइन में लगे थे, तब उनके पीछे एक कपल आकर खड़ा हो गया। आरब और निधि को उनकी आवाज जानी पहचानी लगी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ये वही कपल था जिनसे दोपहर में रेस्टोरेंट में उनका झगड़ा हुआ था। तुम लोग यहाँ भी? ये सुनकर वो लड़का फिर से डर गया और जाते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ आए होंगे, अदरवाइज मैं यहाँ कभी नहीं आता। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ खींचते हुए बोला, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। और फिर वो उसे खींचते हुए वहां से जाने लगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा लग रहा था। जाते जाते आरब ने उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनी। बीबी, ये क्या हरकत है? हमने इनके लिए अपना लंच कैंसिल किया और अब हम म्यूजिक कॉन्सर्ट भी अटेंड नहीं कर सकते। उसे ऐसा बोलते हुए सुन निधि को बहुत सुकून मिला और वो हंसते हुए बोली, वो बेचारा तो तुमसे बहुत डरा हुआ है। आरब निधि को कुछ बोला नहीं, लेकिन उसे उन कपल को वहां से जाते देख अच्छा नहीं लग रहा था। आरब को कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो दोनों कॉन्सर्ट अटेंड भी कर लेते तो। आरब और निधि जब टिकट चेक करवाकर अंदर पहुंचे तो अब जाकर आरब की नजर कॉन्सर्ट के पोस्टर पर पड़ी। उसने सरप्राइज होकर कहा, ओह, तो ये डेवन का कॉन्सर्ट है। सही है फिर तो। निधि ने जब उसे ऐसा कहते हुए सुना तो उसने पूछा, क्या तुम डेवन को जानते हो? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन पहले भी इसके कुछ कॉन्सर्ट्स अटेंड कर चुका हूँ। आई लाइक हिम। उसके बाद वो दोनों अपनी सीट की तरफ बढ़े। सीट के पास पहुंचकर आरब ने निधि से कहा, तुम बैठो सीट पर, मैं बस वॉशरूम यूज करके आया। इतना कहकर आरब वहां से वॉशरूम चला गया। वॉशरूम यूज करने के बाद आरब जब अपने हैंड वॉश कर रहा था तो उसके बगल में ही एक बॉडी बिल्डर भी अपने हैंड वॉश कर रहा था। उसकी हाइट 7 फीट के आसपास थी। वो बहुत भारी और उतना ही चौड़ा भी था। उसने हैंड वॉश करने के बाद अपने हाथों को झटकाया और जब उसने ऐसा किया तो उसके हाथों का पानी आरब के फेस पर पड़ा। आरब ने उसे एक लुक दिया और कहा, ए बड़ी, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने आरब को घूर कर देखा और बोला, देख नहीं रहा, हाथ धो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ का पानी मेरे फेस पर पड़ा। तुमने नोट किया ये? हाँ पड़ा। तो अब क्या करना है? तुम्हें सॉरी बोलना होगा। और क्या करना है? वो बॉडी बिल्डर आरब को देखकर हंसा और बोला, क्या सॉरी? और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जाओ बच्चे, आज बिना सॉरी के काम चलाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि बिना सॉरी बोले तुम यहाँ से जा सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। उस बॉडी बिल्डर ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके फेस पर हल्का गुस्सा आ गया। क्यों पिटना चाहता है लड़के? अपना दिन खराब करके ही मानेगा क्या? आरब भी उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे वो खुद भी एक बॉडी बिल्डर हो। अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो दिन तो तुम्हारा खराब होगा। आरब जैसे नॉर्मल आदमी को इस एटीट्यूड में बात करता हुआ देख उस बॉडी बिल्डर को गुस्सा आ गया। आखिर दिखने में आरब उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन बात करने में अकड़ बहुत थी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और बहुत गुस्से में आरब की तरफ देखा।
वो मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वॉशरूम के अंदर दो लड़कियां आ गई। ये बड़ा सा वॉशरूम मेल और फीमेल के लिए कॉमन था। जब उन लड़कियों की नजर उस बॉडी बिल्डर पर पड़ी तो एक ने कहा, अरे ये देख, ये बॉक्सिंग चैंपियन मिल्टन है ना? दूसरी लड़की ने ध्यान से देखा और सरप्राइज होकर बोली, अरे हाँ, ये तो मिल्टन ही है। बिग फैन सर, बिग फैन। हमने सुना है कि आप अपने एक मुक्के से किसी भी जानवर को बेहोश कर सकते हो। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स सच है ये। कैसा सिली सवाल कर रही है तू भी। अगर आप इस कॉन्सर्ट में अकेले आए हैं तो क्या कॉन्सर्ट के बाद हम साथ में डिनर कर सकते हैं? मिल्टन उन लड़कियों का इशारा अच्छी तरह से समझ गया था। आखिर वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर था। उसने न जाने कितने देश विदेश के दौरे किए थे। उन लड़कियों की बातें सुन उसका मूड चेंज हो गया और वो जो अपने मुक्के से आरव पर प्रहार करने ही वाला था कि अब वो रुक गया। लड़के, आज तू लकी है, इन लड़कियों ने तुझे बचा लिया। जा निकल जा, अब तुझे मारने का मेरा मूड नहीं है। शायद तुम मेरी बात भूल गए। मैंने क्या कहा था कि बिना सॉरी बोले तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बॉडी बिल्डर ने आरव को ऐसे देखा जैसे उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ खड़ा हो। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने लड़कियों की तरफ देखा और कहा, गर्ल्स, मुझे 2 मिनट दो। पहले मैं इसका काम तमाम कर दूं, फिर आता हूं तुम्हारे पास। उन दोनों लड़कियों ने जब देखा कि मिल्टन गुस्से में था तो वे दोनों भी थोड़ा सा डर गई। उसके बाद मिल्टन अपना मुक्का आरव को दिखाते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, बस 20 सेकंड में मैं तेरा वो हाल करूंगा कि फिर तू अगली सुबह ही आंख खोलेगा। आरव अभी भी फुल एटीट्यूड में खड़ा था। उसे देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी फाइट 7 फीट के एक बॉडी बिल्डर से होने वाली थी। उसकी आंखों में डर का एक अंश भी नहीं था। एक पल के लिए तो उन लड़कियों को भी आरव की बेवकूफी पर तरस आया। आरव ने भी मिल्टन को घूरते हुए कहा, अच्छा 20 सेकंड, जरा ट्राई करके तो देखो। आरव के मुंह से ये सुनते ही गुस्से में आग बबूला मिल्टन ने आरव के ऊपर घूंसा चलाया। उसकी घूंसे की स्पीड इतनी तेज थी कि घूंसे से पहले आरव के फेस पर हवा का एक झोंका पहुंचा। आरव की जगह अगर वहाँ कोई नॉर्मल इंसान होता तो मिल्टन को देखकर ही उसकी हवा टाइट हो जाती। लेकिन आरव कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो अंबानी फैमिली से था और उसे बचपन से ही खतरनाक फाइटिंग और स्टंट्स की ट्रेनिंग मिली थी। मिल्टन का मुक्का आरव तक पहुंचने से पहले ही आरव नीचे अपने एक घुटने पर बैठ गया, जिससे मिल्टन का मुक्का दीवार पर लगा और उसे जोर का दर्द हुआ। कमीना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। आरव ने अब अपने दूसरे पैर से मिल्टन के पेट पर किक मारी, जिससे मिल्टन ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 कदम पीछे खिसक गया। आरव को ये कारनामा करता देख वो दोनों लड़कियां भी हैरान थी। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर को किसी ने किक मारी थी। इससे पहले कि मिल्टन और कुछ सोच पाता, आरव उसके एकदम पास गया और एक और किक उसके पेट में मार दी, जिससे मिल्टन थोड़ा झुक गया। अब उसका थोबड़ा आरव की पहुंच में था और आरव ने उसके फेस पर घूंसों की बरसात कर दी थी। थोड़ी देर में ही मिल्टन वॉशरूम की जमीन पर लेटा बड़ी मुश्किल से सांसें ले रहा था। उसके बाद आरव उठा और अपनी शर्ट ठीक की। वहां से जाने से पहले उसने उन 2 लड़कियों को देखा और बोला, सॉरी गर्ल्स, आज शायद ये बॉडी बिल्डर तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाए। फिर आरव वहां से निकल गया। उन लड़कियों ने भी मिल्टन को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा और उसे वहीं छोड़कर वो भी भाग निकली। अब आरव जब अपनी सीट पर पहुंचा तो निधि ने उसे छेड़ते हुए कहा, इतना टाइम कैसे लगा दिया तुमने? कहीं किसी और के साथ हुकअप करने तो नहीं लग गए थे? आरव ने अपने पीछे आ रही उन्हीं 2 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे ये 2 खूबसूरत लड़कियां मिली वॉशरूम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें एक बॉडी बिल्डर पसंद था। निधि ने आरव की बात को जोक के तौर पर लिया और वो हंसने लगी कि तभी एंकर स्टेज पर आ गया और उसने अनाउंस करना स्टार्ट किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अब टाइम आ गया है उस सुपरस्टार की परफॉर्मेंस का मजा लेने का, जिसके लिए आप सब यहाँ आए हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम एंड वार्म अप्लॉजेस फॉर डेवन। और फिर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेवोन रियल में इतना हैंडसम होगा। ये तो पोस्टर से भी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। ऐसा बोलकर निधि चोरी से आरव को देखने लगी, लेकिन आरव बिना किसी जेलसी के बस निधि की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था कि तभी डेवन स्टेज पर आया और उसने कहा, थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले मैं एक सोलो पीस परफॉर्म करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मूनलाइट। उसने गाना स्टार्ट किया। उसकी आवाज में जादू था। वैसे आरव तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब आरव और डेवन फर्स्ट टाइम मिले थे तो उन्होंने एक ड्यूएट परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसने निधि को इस बारे में कुछ नहीं बताया। इधर डेवन की आवाज सुनकर
वहां बैठे सब लोग झूम रहे थे और सब अपनी तालियों से बीट दे रहे थे। जैसे ही उसका पहला पीस खत्म हुआ, ऑडियंस ने जोरदार तालियां बजाई। उसके बाद डेवॉन ने ऑडियंस से कहा, थैंक यू सो मच। वैसे मैंने परफॉर्म करते हुए देखा कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड भी यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो यहाँ आकर मेरे साथ ड्यूट करे तो शायद आप लोगों को और भी मजा आए। सब लोग चारों तरफ देखने लगे कि आखिर डेवॉन जैसे सुपरस्टार का वो फ्रेंड कौन था। एक्चुअली वहाँ डेवॉन के बहुत सारे म्यूजिशियन फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे, जिन्हें लग रहा था कि डेवॉन उनके बारे में ही बात कर रहा था। वो बस उसके बुलाने का वेट कर रहे थे कि तभी डेवॉन ने आरव और निधि की सीट की तरफ इशारा किया और बोला, यू माई फ्रेंड, प्लीज कम ऑन स्टेज। सारी ऑडियंस उन दोनों की तरफ देखने लग गई। निधि को लगा कि डेवॉन उसकी बात कर रहा था। वो तेज आवाज में बोली, नो डेवॉन, आई कांट सिंग। लेकिन तभी आरव अपनी सीट से खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगा। निधि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी की। आरव, तुम कहाँ जा रहे हो? वो अपने किसी फ्रेंड को बुला रहा है। लेकिन आरव जब थोड़ा आगे बढ़ गया तब निधि को रियलाइज हुआ, ओह, तो इसका मतलब वो फ्रेंड आरव ही है। मुझे लगा कि डेवॉन का फ्रेंड कोई म्यूजिशियन होगा।